नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द यूएस सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में। अमेरिका में जो सिविल राइट्स के लिए मूवमेंट हुआ साल 1954 से 1968 के बीच में, और ये जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये अमेरिका के अंदर रंग भेद के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर व्हाइट और ब्लैक दोनों पॉपुलेशन है, और जो ब्लैक पॉपुलेशन है अमेरिका के अंदर उसको अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन कहा जाता है। क्योंकि ये जो सारे ब्लैक लोग हैं इनको जबरदस्ती अफ्रीका से ट्रेड करके स्लेव बना के अमेरिका के अंदर लाया गया था, और इनसे फोर्सफुली लेबर वर्क करवाया जाता था और इनको स्लेव बना के एक लंबे अरसे तक रखा गया। लेकिन साल 1965 में इनको स्लेवरी से मुक्त करने के बाद भी इनको उनके बराबरी के अधिकार नहीं मिल रहे थे। इनके साथ रंग भेद कंटिन्यू किया जा रहा था, रेसिज्म इनके साथ बहुत किया जा रहा था। आज भी रेसिज्म अमेरिका के अंदर है और दुनिया भर के बहुत हिस्सों में रेसिज्म है, लेकिन उस समय रेसिज्म अमेरिका के अंदर पीक पे था। ब्लैक और वाइट पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल बटी हुई थी, उनके बीच में सेग्रीगेशन हो रखा था। अगर आप बस में भी ट्रेवल करते हैं तो वाइट लोगों के लिए अलग जो सीटें हैं वो रिजर्व रहती थी, वहाँ पे ब्लैक लोगों को बैठना अलाउड नहीं हुआ करता था। वाइट लोग जो हैं वो सभी तरीके के काम में, सभी तरीके के एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन ब्लैक लोगों को सभी एम्प्लॉयमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। आर्मी में उनका रिक्रूटमेंट नहीं होता था और बहुत जगहों पे उनके साथ भेदभाव होता था। तो इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए और अमेरिका में इन ब्लैक लोगों को इनका अधिकार दिलाने के लिए एक मुहिम चलाई गई और एक लंबा आंदोलन चलाया गया। तकरीबन ये 2 डेकेड तक चला है, 15-16 साल तक चला है। और इस आंदोलन के बाद जो है अमेरिका में ब्लैक लोगों को उनके अधिकार मिले, और इसमें कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिसमें एक बड़े लीडर थे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इन सभी की हम बात करेंगे, क्या कुछ हुआ था उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि यूएस का जो सिविल राइट मूवमेंट था उसमें कौन कौन से की मूवमेंट हुए, कौन कौन से इवेंट्स हुए और उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका नतीजा क्या रहा कि ये सिविल राइट मूवमेंट जब खत्म हुआ तो क्या चीजें हुई। तो देखिए 1954 से 68 के बीच में सिविल राइट मूवमेंट था, और ये पूरी तरह से नॉन वॉयलेंट सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट था। सोशल मूवमेंट था कि सोसाइटी के अंदर भी इक्वलिटी चाहिए थी, और पॉलिटिकल मूवमेंट इसलिए था क्योंकि हमें इनको, जो ब्लैक लोग थे, इनको लेजिस्लेचर में और कानूनी प्रक्रिया के तहत भी बराबरी के अधिकार चाहिए थे। तो ये आंदोलन स्पेशली ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन के लिए था, जिनको उनके इक्वल राइट्स मिले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अंडर द लॉ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये इनका मकसद था। तो आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है स्लेवरी जो है वो 17वीं शताब्दी से चलती आ रही थी, और 1865 में सिविल राइट्स के बाद जो है ये जो स्लेवरी है, दास प्रथा है, इसको अबोलिश कर दिया गया था। थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, तो आगे मैं चीजें आपको क्लियर भी करूंगा। तो वैसे मैं बता चुका हूं आपको, अमेरिका के इतिहास के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हैं। अमेरिका में दास प्रथा का इतिहास हमने पढ़ा है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में पढ़ा है। तो ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम मेन फोकस रखेंगे अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के ऊपर। तो 1965 के अंदर स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया था, लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक ऐसी चीज है, वो समाज के अंदर और यहाँ की जो व्हाइट पॉपुलेशन है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई थी। वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, ब्लैक लोगों को सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। स्पेशली साउथ के जो स्टेट्स थे, जो कि सिविल राइट्स की सिविल वॉर के अंदर हार गए थे, जो कि प्रो स्लेवरी थे, जो कि स्लेवरी को रखना चाहते थे, वो भले ही वॉर में हार गए, लेकिन उनके मन में उनकी मानसिकता तो यही थी कि ये ब्लैक लोग जो हैं ये स्लेव हैं, इनको बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ज्यादा ये होता था साउथ के स्टेट्स में, लेकिन नॉर्थ के स्टेट्स में भी ये होता था। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत आगे बढ़ता रहा, रेसिज्म बहुत ज्यादा होता रहा, और साउथ के राज्यों के अंदर इन लोगों को, इन ब्लैक लोगों को, इनके अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार सरकार ने दिए थे, वो भी इनको मिलते नहीं थे। वो भी इनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनसे छीन लिए जाते थे। तो ये जो चीजें चल रही थी मिड 20th सेंचुरी तक अपने पीक पे आ चुकी थी, और ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार होता था, उनके साथ प्रेजुडिश बिहेवियर होता था, उनको जबरदस्ती जेलों में ठूस दिया जाता था छोटे छोटे क्राइम्स के लिए, उनके खिलाफ वायलेंस भी होती थी। कई ऐसे व्हाइट सुप्रीमेसी वाले ग्रुप बन चुके थे जो कि इनके खिलाफ हिंसा करते थे। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो इससे निपटने के लिए और अमेरिका को एक प्रॉपर
सही मायने में डेमोक्रेसी बनाने के लिए अमेरिकन्स ने ही, जो स्पेशली ज़्यादातर ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन्स ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, और कई वाइट अमेरिकन्स भी थे, इन्होंने भी इस लड़ाई में इनका साथ दिया। और फाइनली इन लोगों ने मोबिलाइज होकर, इकट्ठा होकर एक आंदोलन चलाया, और ये आंदोलन लगभग 2 दशक तक चला, और फाइनली बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बदली। तो ये वीडियोज आप जरूर देखिएगा, अमेरिका में दास प्रथा का इतिहास, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, जिससे आपको स्लेवरी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, अमेरिका में स्लेवरी कैसे शुरू हुई थी उसका, और क्या क्या इसके अंदर हुआ उसकी बात करते हैं। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका के अंदर जो अफ्रीका से जो स्लेव हैं उनको किडनैप करके लाया गया, और अमेरिका से, अफ्रीका के इन कोस्ट से इनको कैप्चर कर करके अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो लैटिन और सेंट्रल अमेरिका हो, सब जगहों पे स्लेव्स को यहाँ पे ट्रेड किया जाता था। यहाँ से जबरदस्ती इन ब्लैक लोगों को कैप्चर किया जाता था, और इनको कैप्चर करके यहाँ से जहाजी बेड़े निकलते थे, वो जाके अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में जाके इनको बेचते थे, इनकी बोलियां लगती थी। तो ये 1650 से लेके 1860 के बीच में तकरीबन 200 साल के समय में 10 से 15 मिलियन अफ्रीकन लोगों को यहाँ पे स्लेव बना के ट्रांसपोर्ट किया गया। तो ये चीजें हुई स्लेवरी के दौरान, और स्लेवरी के दौरान ये सब चीजें हो रही थी। उस समय अमेरिका भी आजाद नहीं था, उस समय अमेरिका जो है वो अलग अलग यूरोपियन देशों का गुलाम हुआ करता था। ये आप मैप देखिए, यहाँ पे ओरिजिनली जब अमेरिका 1776 से आजाद हुआ था, जब अपनी आजादी की घोषणा करता है, तो यहाँ पे सिर्फ 13 कॉलोनीज थी, 13 वो कॉलोनीज जो ब्रिटेन से आजाद हुई थी। लेकिन बाकी जो हिस्सा आज के समय अमेरिका का आपको दिखता है, अमेरिका में आज के समय 50 राज्य हैं। तो ये 50 राज्य धीरे धीरे करके बने, वेस्टवर्ड अमेरिका का एक्सपांशन हुआ, धीरे धीरे एक्सपांशन होते होते ये जो अमेरिका है वो आज का अमेरिका बना है। तो यहाँ पे चाहे वो फ्लोरिडा का स्पेनिश फ्लोरिडा है, ये इनको मिला, उसके अलावा स्पेनिश अमेरिकन वॉर के दौरान, उसके अलावा मैक्सिकन अमेरिकन वॉर जो कि 1846 से 48 के बीच में हुआ, उससे अमेरिका ने मैक्सिको से कुछ इलाका छीन लिया, लुजियाना इन्होंने खरीद लिया, टेक्सास इन्होंने अपने अंदर मिला लिया क्योंकि टेक्सास मिलना चाहता था। ऐसे कर करके धीरे धीरे चीजें जो है वो अमेरिका के एक्सपांशन में शामिल हुई, और आज का अमेरिका जो है आपको ग्लोब पे दिखता है वो बना। जैसे 1867 में रशिया से इन्होंने एक और जो है स्टेट खरीद लिया था, अलास्का, जो यहाँ पे पड़ता है इस साइड में। तो ये सारे राज्य जो हैं अमेरिका के बाद में बने, और शुरुआत में सिर्फ ये 13 कॉलोनीज थी। और इन 13 कॉलोनीज में भी आप देखें तो थोड़ा सा इस तरीके से था कि नॉर्थ के जो राज्य हैं वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो वाइट ज्यादा थी, और यहाँ पे ब्लैक पॉपुलेशन कम थी, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण ज्यादा था, यहाँ पे खेती बाड़ी कम होती थी। तो उद्योगों में औद्योगिकरण जब हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो यहाँ पे मशीनरी से काम ज्यादा होता था। और साउथ के जो राज्य थे यहाँ पे एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, और एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी में कॉटन, स्पेशली कॉटन और तंबाकू के प्रोडक्ट्स जो हैं ये इनकी खेती होती थी, जो कि क्रैश क्रॉप है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो अफ्रीकन हैं उनको ट्रेड किया गया और यहाँ पे उनको लाया गया। तो यहाँ पे जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी उसकी लगभग 30 से 35% आबादी जो है वो ब्लैक लोगों की थी। और यहाँ के जो लोग थे, व्हाइट लोग जो थे, वो चाहते नहीं थे कि कभी भी ये ब्लैक पॉपुलेशन जो है वो इनके हाथ से निकले। ये हमेशा चाहते थे कि ब्लैक लोग जो हैं वो इनके स्लेव बन के रहें, इनके गुलाम बन के रहें, क्योंकि उसके दो एस्पेक्ट थे। एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जिसमें ये चाहते थे कि ये हमारे दास बन के रहेंगे तो हमारा एग्रीकल्चरल वर्क आगे चलता रहेगा। दूसरा, व्हाइट सुप्रीमेसी का इनका जो मानसिकता थी कि हम व्हाइट लोग हैं, हम सुपीरियर हैं इनसे, तो ये इस तरीके से चीजें करना चाहते थे। तो स्लेवरी यहाँ पे चल रही थी। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे जो है नॉर्थ के राज्यों में चीजें ऐसी हुई कि उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे स्लेवरी हटा रहे हैं, हम तो अपनी मानसिकता बदलेंगे, और हमें तो स्लेवरी की जरूरत भी नहीं है, और स्लेवरी एक पाप है, इसको हम रखना नहीं चाहते। इसी वजह से जो है अमेरिका के अंदर हुआ सिविल वॉर। और सिविल वॉर का नतीजा क्या निकला कि नॉर्थ के राज्य जीत गए, यूनियन जीत गई, उसकी भी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। तो उसके बाद जो है स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया इस सिविल वॉर के बाद। और अबोलिश करने के बाद भी कई 2-3 संविधान संशोधन हुए थे, 13, 14 और 15 संविधान संशोधन, जिसमें अमेरिकन अफ्रीकन जो ब्लैक थे उन लोगों को कई सारे अधिकार दिए गए थे। लेकिन वो अधिकार भी धीरे धीरे इनको मिल नहीं रहे थे। कैसे भी जो साउथ के स्टेट्स थे वो इन अधिकारों से इन ब्लैक लोगों को वंचित रखना चाहते थे। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो इसकी लेगेसी जो है वो चलती रही और सिविल राइट मूवमेंट आगे चल के हुआ, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका के अंदर
जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं या जिनको ब्लैक पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, इनको इनके अधिकार मिले। इनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है दोस्तों। 17वीं शताब्दी से जब तक इनको लाया जाता था, इनको जानवर की तरह, किसी वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता था, इनको फोर्सफुली लेबर वर्क करवाया जाता था, इनके पास कोई अधिकार नहीं होता था। जब इनसे काम नहीं होता था, कोई बीमार हो जाता था या काम करने से मना कर देता था तो उसको ब्रूटली मारा जाता था। तो इस तरीके की चीजें हुई हैं। तो अमेरिका का इतिहास बड़ा डार्क रहा है इस मायने में देखा जाए तो। और उसके बाद जो है चीजें कैसे बदली और क्या कुछ हुआ और आज का अमेरिका जो बना है उसमें इन सभी चीजों का एक तरह से एलिमेंट है इसके इतिहास में। ये सभी चीजें जो हैं इसको बनाने में भूमिका निभाती है। और इवन अमेरिका जब आजाद हुआ, अमेरिका की आजादी की लड़ाई आप जानते हैं कि 1770 से शुरू हो गई थी लगभग, और उसके बाद 1783 तक चली है। हालांकि इसी के बीच में 1776 में अमेरिका ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी ब्रिटिश एम्पायर से। तो उसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं, शुरुआत में जो 8 राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, 8 राष्ट्रपति, उन सभी के पास स्लेव थे। सोचिए, एक देश जो अपने आप को डेमोक्रेसी का पिता कहता है, आज के समय अपने आप को कहता है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी शुरू हुई थी, लेकिन क्या वो सच्चे मायनों में डेमोक्रेसी थी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या सिर्फ इतना ही होता है कि आप किसी दूसरे देश से आजाद हो गए और आपके देश के अंदर राजा का रूल नहीं है, वोटिंग मिल रहा है और एक लिमिटेड पॉपुलेशन को आप वोटिंग राइट्स दे देते हैं? सिर्फ व्हाइट मेल पॉपुलेशन को वोटिंग के अधिकार थे उस समय, और ब्लैक लोगों को तो ये स्लेव बना के रख रहे थे। तो वो सच्चे मायनों में डेमोक्रेसी नहीं थी, नैतिक मायनों में डेमोक्रेसी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, सामाजिक सोशल डेमोक्रेसी नहीं थी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं थी। तो डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर ऐसा था, एक कुछ पॉइंट्स को वो डेमोक्रेसी को फुलफिल करता था, जिसमें क्या जनता का रूल था। तो 8 राष्ट्रपतियों के पास स्लेव थे और लगभग 4 मिलियन से ज्यादा जो ब्लैक लोग थे वो यहाँ पे स्लेव की तरह रह रहे थे। और यहाँ पे सिर्फ व्हाइट मैन जो थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उनको वोटिंग अधिकार थे। और एक और एक्ट आया था 1790 में, आजादी के बाद ही, जिसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1790। इस एक्ट के अंदर अमेरिका के अंदर जो सिटीजनशिप है, नागरिकता जो है, वो सिर्फ व्हाइट लोगों को मिली थी। तो ब्लैक लोगों को नागरिकता भी नहीं मिल रही थी, उनको अधिकार भी नहीं मिल रहे थे, उनको सिर्फ फोर्सफुली लेबर वर्क में धकेला गया था, वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन उसके बाद 1861 से 65 के बीच में एक बड़ा इवेंट होता है अमेरिका के अंदर, होता है गृह युद्ध, सिविल वॉर। ये सिविल वॉर कब होता है? जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वो व्यक्ति थे दोस्तों जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़के जीतते हैं, और इनकी ये मंशा थी साफ कि मैं राष्ट्रपति बना तो उसके बाद जो है इस देश के अंदर से, अमेरिका के अंदर से पूरी तरीके से स्लेवरी को अबोलिश कर दूंगा। स्लेवरी के खिलाफ थे ये पूरी तरह से। नॉर्थ के राज्यों ने इनको बढ़ चढ़ के वोट दिया क्योंकि वो चाहते थे स्लेवरी खत्म हो जाए, और ये चुनाव जीत भी गए। इसी दौरान जो है नॉर्थ और साउथ के अंदर जो टेंशन चल रही थी एक लंबे अरसे से, वेस्टवर्ड एक्सपांशन को लेकर, उन राज्यों के राइट्स को लेकर, और मेनली स्लेवरी को लेकर कि दास प्रथा होगी या नहीं होगी। तो नॉर्थ के राज्य तो क्या कहते थे स्लेवरी के बारे में कि नहीं होनी चाहिए, और साउथ के राज्य क्या कहने चाहिए थे कि स्लेवरी चाहिए। कारण मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्थ के राज्यों में ये सोच थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से स्लेवरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। साउथ के राज्यों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी और स्लेव्स की संख्या भी वहाँ पे ज़्यादा थी। और उसके अलावा जो व्हाइट सुप्रीमेसी वाला क्लोज है वो तो था ही। तो उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनते ही पहले तो 7 और उसके बाद 4 और राज्यों ने मिलकर, मतलब 11 राज्यों ने, साउथ के 11 राज्यों ने अमेरिका से अपने आप को सेपरेट कर लिया, सीड कर दिया, और कह दिया कि हम तो अपना अलग देश बनाएंगे। और इस देश का नाम इन्होंने रखा कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो देश के तौर पे दुनिया भर में उसे किसी ने माना नहीं, उसको एक देश नहीं माना। लेकिन अमेरिका के अंदर एक टाइम पे ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये डिवाइड हो चुका था, 2 भागों में बढ़ चुका था। ये जो कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसका राष्ट्रपति जो है वो जेफरसन को चूज किया गया। और उस समय अमेरिका के अंदर 2 राष्ट्रपति थे। एक तो जो लेजिटिमेटेड राष्ट्रपति थे, जिनको चुना गया था, अमेरिका की जनता ने चुना था, 1861 के चुनाव में वो जीते थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स की यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, नॉर्थ के राज्यों को मेनली रिप्रेजेंट करते थे। तो इन्होंने जब ये देखा कि साउथ के राज्यों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है, अलग देश के तौर पे घोषित कर दिया है, तो ये बात इनको तो स्वीकार करनी नहीं थी। इन्होंने कहा कि हम इन रिबेल स्टेट्स को सबक सिखाएंगे और इनको अमेरिका का पार्ट फिर से बनाएंगे। तो यही बात मैंने जो है अमेरिकन सिविल वॉर में भी आपको समझाई है।
और ये अमेरिकन सिविल वॉर जब होता है, खत्म होता है, तो नॉर्थ के राज्य यानी यूनियन साइड जो है, अब्राहम लिंकन की साइड जो है वो जीतती है, लेकिन एक बहुत ही कॉस्टियल और बहुत ही डेडलिएस्ट वॉर होता है। अपने ही देश के लोग आपस में मार काट करके लड़ते झगड़ते हैं और तकरीबन 6 से 8 लाख लोगों के बीच में, यहाँ पे एस्टिमेट है कितने लोग इसमें मारे गए, तकरीबन 2.5 मिलियन लोग जो हैं इसमें लड़ते हैं और यूनियन साइड जीत जाती है। यूनियन साइड जीत जाती है तो अब्राहम लिंकन अपना वो वादा निभाते हैं और कहते हैं कि अबोलिशमेंट करेंगे अब हम स्लेवरी का। तो इमेंसिमेशन प्रोक्लेमेशन होता है 1963 में, उसमें कह देते हैं कि सारे स्लेव्स को हम आज़ाद कर रहे हैं। और फाइनली 1965 के अंदर, 1865 के अंदर जो है एक कांग्रेस के अंदर प्रॉपर बिल आता है, एक अमेंडमेंट होता है संविधान के अंदर एक इस लड़ाई के बाद, और वो अमेंडमेंट जो है उसके तहत जो है 1865 में स्लेवरी को समाप्त किया गया। हालांकि अब्राहम लिंकन की उस समय तक हत्या हो चुकी थी, असैसिनेशन हो चुका था, एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी। अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी में मैंने ये सब आपको बताया है। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन होता है अमेरिका में 1869 में। 1869 के संविधान संशोधन में ब्लैक लोगों को सिटीजनशिप दी गई। उसके बाद 15वां संविधान संशोधन होता है जिसके अंदर इन ब्लैक मेल पॉपुलेशन को इनको वोटिंग राइट दिए गई, ओनली ब्लैक मेल पॉपुलेशन को, क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन के पास तो वोटिंग राइट अभी तक थे ही नहीं। तो ये सोचिए अब फीमेल पॉपुलेशन को उनके अधिकार कैसे मिले, इसके ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। बहुत सारे वीडियोस हमें उसके ऊपर बनाने पड़ेंगे। अलग अलग देशों में वुमेन राइट्स के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो ये सब चीजें हुई। 13वां, 14वां और 15वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें क्या क्या हुआ। 13वें में स्लेवरी को अंत किया गया, 14वें संविधान संशोधन में ब्लैक लोगों को नागरिकता दी गई और 15वें संविधान संशोधन में उनको वोटिंग अधिकार दिए गए। अब क्या है कि ये जो चीजें हैं कई लोगों के गले नहीं उतर रही थी। कौन थे वो लोग? स्पेशली साउथ स्टेट्स के वो व्हाइट सुप्रीमेसी को डोमिनेट करने वाले लोग, जो ये चाहते थे कि इन लोगों को, ये जो ब्लैक लोग हैं जिनको हमने हमारा दास बना के रखा था, हमको इनको बराबरी बिठाना पड़ेगा, इनको बराबरी के हक देने पड़ेंगे। ये बात उनके ईगो को सूट नहीं कर रही थी। उन्होंने इस चीज के खिलाफ मुहिम चलाई, और मुहिम क्या चलाई कि अलग तरीके से, किसी भी तरीके से इन व्हाइट लोगों को, इन ब्लैक लोगों को टारगेट करना है। तो ये जो पीरियड था रिकंस्ट्रक्शन पीरियड, जिसमें अमेरिका ये कर रहा था कि अमेरिका की यूनियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी कि किसी भी तरीके से जो स्लेवरी से जो परेशान लोग थे, जो अब आज़ाद हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से आज़ाद कराया जाए, उनको फ्री लेबर इंस्टॉल करवाया जाए, उनको समाज के अंदर दर्जा दिलाया जाए। स्लेवरी जो है साउथ के राज्यों में कुछ भी उसके एलिमेंट्स बचे हैं उनको खत्म किया जाए। ये इसको पीरियड को ही रिकंस्ट्रक्शन पीरियड कहा जाता है। लेकिन इस रिकंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर जो साउथ के कई राज्य थे उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आए, जो मतलब ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि ये चीजें नहीं होने देना चाहते थे, स्लेवरी को रखना चाहते थे। जैसे कू कुस खान करके एक ग्रुप था, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। ये ब्लैक लोगों को टारगेट करता था, उनके अटैक करता था, इवन व्हाइट रिपब्लिकन्स के ऊपर भी अटैक करता था, और व्हाइट सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए ये ग्रुप जो है अपनी जद्दोजहद कर रहा था और बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटीज को ये अंजाम दे रहा था। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी। इस ग्रुप को बाद में सरकार ने बैन भी किया, इसके ऊपर एक्शंस भी लिए गए, लेकिन ऐसी चीजें हो रही थी। साउथ में ये चीजें ज्यादा हो रही थी, क्योंकि साउथ के राज्य भले ही हार गए थे सिविल वॉर में, लेकिन उनकी मानसिकता थोड़ी हार गई थी। उनकी मानसिकता जो है वो तो थी उनके पास, वो अभी भी अपनी व्हाइट सुप्रीमेसी को रखना चाहते थे, अभी भी ब्लैक लोगों को उनके अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो ये सब चीजें चल रही थी। उसी दौरान एक और चीज हुई, और वो थे जिम क्राउन लॉज। ये कोई एक लॉ नहीं था, ये कई सारे लॉज थे। जिम क्राउन लॉ एक डेरोगेटरी शब्द है ये जिम क्राउन। ये डेरोगेटरी इसलिए है क्योंकि ये इस तरीके के कानून बनाए गए थे ताकि व्हाइट लोगों जो है वो अपनी सुप्रीमेसी को रख पाए और ब्लैक लोगों को किसी भी तरीके से उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए। तो ये चीजें साउथ के राज्यों ने एक प्रोपोगेंडा के तहत स्टार्ट करी थी, इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था इसी समय पे। और इन्होंने क्या किया कि किसी भी तरीके से ब्लैक लोग, जैसे उनको वोटिंग अधिकार मिल गए, तो उसके लिए एक वोटिंग लिटरेसी टेस्ट कर दिया कि ये टेस्ट पास करोगे तभी आपको वोटिंग अधिकार मिलेंगे। अब वो टेस्ट इस तरीके का मिसलीडिंग था, इस तरीके से उसको बनाया गया था कि ब्लैक लोग जो है उसको पास ही ना कर पाए। तो इस तरीके की चीजें करी गई ताकि ब्लैक लोगों को उनके अधिकार ना दिए जाएं। और ये जो जिम क्राउन लॉज थे ये नॉर्थ के राज्यों में नहीं थे, ज्यादातर साउथ के राज्यों में थे, लेकिन फिर भी जो नॉर्थ के राज्य हैं वहां पे भी कई जगह डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो हाउसिंग की बात हो, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो, हर जगह पे ब्लैक पॉपुलेशन को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। और कई सारे ऐसे कानून आए उस दौर में साउथ के राज्यों में जो कि ब्लैक लोगों को सेग्रीगेट कर रहे थे व्हाइट लोगों से, मतलब उनसे
अलग कर रहे थे, विभाजित कर रहे थे और इस तरह से विभाजन कर रहे थे कि ब्लैक लोगों को हमेशा सेकेंडरी सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया जाए। ये चीजें हुई। उसके बाद कई घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का हम जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक केस था, वो भी एक सेग्रीगेशन का जो है मामला है, जो उसमें सामने साफ साफ नजर आता है कि प्लेसी वर्सेस फर्गसन का जो केस था, उसमें बताया था कि ब्लैक और व्हाइट लोगों को सेपरेट रखा जा रहा है, चाहे इक्वल है लेकिन फिर भी उनको सेपरेट रखा जा रहा है। कैसे रखा जा रहा है वो चीज हो रही है, साउथ के स्टेट्स में ये चीजें हो रही थी। अब जो है चीजें बदल रही थी। बदली कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम और उसके बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं कि दो ग्रुप थे, एक तरफ था अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ था एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स की तरफ से आप जानते हैं कि जर्मनी, जापान और आप जानते हैं कि इटली, ये लड़ रहे थे मेनली, और अलाइड पावर्स की तरफ से यूएसए, यूके, रशिया, ये सब लड़ रहे थे। तो उस समय शुरुआती समय में जो एक्सिस पावर्स हैं वो आगे थे इनसे, जब डोमिनेट कर रहा था हिटलर एक समय पे शुरुआत में, तो उस समय ये था। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या है कि ब्लैक लोगों को कहाँ काम करना पड़ता था? लो वेजेस फॉर्म्स में करना पड़ता था, फैक्ट्री वर्कर्स में काम करना था, डोमेस्टिक और सर्वेंट का वो काम करते थे। भले ही वो अब स्लेव नहीं थे, लेकिन उनको बहुत ही लो वेजेस पे काम करना पड़ रहा था। अगर किसी में कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, कितना भी उसमें योग्यता क्यों ना हो, लेकिन उसको अच्छे पदों पे काम नहीं मिल रहा था और उनको डिस्करेज किया जाता था। मिलिट्री के पदों में भी उनको काम नहीं मिलता था। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हजारों की संख्या में ब्लैक पॉपुलेशंस ने ब्लैक पॉपुलेशन के लोगों ने ये किया कि हम वॉशिंगटन की तरफ मार्च करेंगे और हमें हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, और हम मिलिट्री में भी सर्व करना चाहते हैं। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, FDR इनको कहा जाता है, फेमस राष्ट्रपति थे अमेरिका के ये। तो इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करा 8802 जून 25 1941 को ऑर्डर इशू किया था। इसमें कहा था कि अमेरिका का कोई भी नागरिक, चाहे उसकी कोई भी जाति, धर्म, लिंग या उसका कोई भी कलर क्यों ना हो, उसको किसी भी अमेरिका के पद के लिए गवर्नमेंट जॉब में या मिलिट्री डिफेंस जॉब में उसको बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता। ये बात इन्होंने कही थी। तो ये चीजें कही थी, सेग्रीगेशन की बात नहीं हुई थी, उनको बराबरी का मौका मिलेगा, सबके लिए ओपन है, किसी के लिए भी ये बंद नहीं है कि ये आदमी है ब्लैक है तो इसको जॉब में ऑप्शन नहीं मिलेगा, व्हाइट है तो इसको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। ये बात इन्होंने कह दी थी। सेग्रीगेशन अभी भी था, आगे देखना सेग्रीगेशन मिलेगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और अमेरिका के साथ ही अलाइड पावर्स जो है जीते। ब्लैक और मैन और वुमेन सभी ने अमेरिका की मदद करी। जो यहाँ पे अमेरिकी पॉपुलेशन थी उसने अमेरिका को जिताने के लिए अपनी जी जान लगाई, अपना जद्दोजहद लगा दी कि अमेरिका जीते। इसके बावजूद भी उनके साथ भेदभाव होता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको अलग रखा जाता था। उनके जो सीनियर्स थे जो कि वाइट थे ऑब्वियसली, वो इनके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उनके साथ प्रेजुडिस होता था, उनको जेलों में डाला जाता था। ये सब चीजें अभी भी हो रही थी। एक तरफ अमेरिका जो ये क्लेम कर रहा था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कि हम तो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं, हम तो ट्रू डेमोक्रेसी हैं, हम तो फ्रीडम और डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड के लिए लड़ रहे हैं इस दूसरे विश्व युद्ध में। उसके अपने देश में ही क्या हो रहा था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, ये कॉन्ट्राडिक्टरी था कि वो अपने देश के ब्लैक लोगों को उनके अधिकार नहीं दिला पा रहा था अमेरिका। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, ये पीछे कोई क्या टक्कर मार रहा है, आई डोंट नो। तो चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं हैरी एस ट्रूमैन और कोल्ड वॉर उस दौर में शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर जो शीत युद्ध है उसके ऊपर हमने पढ़ा है, कि वीडियो भी मैंने बनाया है, आप देखिएगा। अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी जिसमें यूएस, फ्रांस, यूके, फ्रांस और ये सब देश थे वेस्टर्न यूरोप के, ये एक तरफ होते हैं जो कि मेनली ये किसको सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिज्म को, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो कि सोवियत यूनियन था और उसके वार्सो पैक्ट के देश एक तरफ होते हैं। दोनों के बीच में एक तरीके का शीत युद्ध चलता है। डायरेक्ट हीट वॉर नहीं होता है, लेकिन इनके बीच में एक तरीके का एक ऐसा वॉर होता है, मतलब सिद्धांतों के ऊपर वॉर होता है जो दूसरे देशों के अंदर चलता रहता है, प्रॉक्सी वॉर चलते रहते हैं। उसी दौरान ट्रूमैन ने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि सिविल वॉर जो है सिविल राइट्स एजेंडा हमें चलाना चाहिए, लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए और मिलिट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ब्लैक और व्हाइट जो लोग हैं उनको अलग अलग रखा जाए, क्योंकि अगर मिलिट्री के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा, तो वो मिलिट्री कमजोर हो जाएगी। मिलिट्री को कमजोर नहीं देखना चाहता था हैरी एस ट्रूमैन।
एंड इसीलिए उसने एक ऑर्डर जारी किया था 9981, इसमें मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया। और ये जो इवेंट हुए, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इक्वल सबको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने का हो, चाहे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हटाने का, ये एक स्टेज सेट हो रहा था कि आगे चल के रेशियल इक्वालिटी के लिए एक बड़ा मूवमेंट होगा। और मूवमेंट होगा कैसे होगा, किसी भी तरीके से सिविल राइट्स मूवमेंट चल के, और रेशियल इक्वालिटी हमें इंश्योर करनी है। उसके बाद एक बड़ा इवेंट होता है, कुछ घटनाक्रम की बात करते हैं जिनकी वजह से सिविल राइट्स के अंदर अलग अलग स्तर पे कार्रवाई हुई और सिविल राइट्स को इंश्योर किया गया ब्लैक पॉपुलेशन के लिए। तो 1 दिसंबर 1955 की बात है, एक 42 साल की महिला जिनका नाम था रोजा पार्क्स, ये क्या है कि अल्बामा में मोंटेगोमरी जगह पे एक बस में बैठती हैं, अपने काम के बाद घर जा रही होती हैं और बस में बैठ जाती हैं आगे की सीट पे। और जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि सीटें जो है रिजर्व्ड होती थी, वाइट लोगों के लिए आगे की सीटें, ब्लैक लोगों को पीछे की तरफ रखा जाता था। तो ये आगे बैठ गई और ये बैठी थी। उसके बाद इन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल केयर नहीं की कि आगे की सीटें में कौन बैठेगा, पीछे की कौन है। इन्होंने सीट आगे मिली तो आगे बैठ गई। उसके बाद एक वाइट मैन जो है वो बस में बैठता है और उसको सीट नहीं मिलती, वाइट सेक्शन में सीट नहीं मिलती। उसके बाद बस ड्राइवर जो है वो पार्क्स को कहता है, रोजा पार्क को कहता है, उनके साथ 3 ब्लैक पैसेंजर और भी होते हैं, उनको कहते हैं कि आप जाओ और पीछे बैठ जाओ या फिर खड़े हो जाओ, पीछे जगह नहीं है तो खड़े हो जाओ। पार्क्स इस बात के लिए मना कर देती हैं क्योंकि वो इस चीज़ को गलत मानती थी कि वो अपनी सीट क्यों छोड़े, वो क्यों उस आदमी के लिए अपनी जगह छोड़े, खाली करे। इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद कई लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ विरोध किया। इग्नाइट, एक आउटरीच इग्नाइट हो गया यहाँ पे। पार्क्स के सपोर्ट में कई लोग आ गए, ब्लैक पॉपुलेशन स्पेशली, और वाइट भी कई लोग इसके सपोर्ट में आ गए और यहीं से एक अलग मूवमेंट शुरू हो गया। इसीलिए रोजा पार्क्स को मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट, इस पूरे आंदोलन की इनको मदर कहा जाता है। अब उसके बाद क्या है कि ब्लैक कम्युनिटी के कई सारे लीडर्स आए सामने और इसके अंदर जो मेन लीडर थे वो थे बाप्टाइज मिनिस्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक मार्टिन लूथर किंग पहले हुए हैं जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन किया था, और ये एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं जिन्होंने इस सिविल राइट मूवमेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन्होंने सिविल राइट मूवमेंट के लिए, ये एक गांधीवादी व्यक्ति थे। इनकी मैं आगे तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, इनके कुछ कारनामे भी बताऊंगा और इनकी मैं बायोग्राफी भी जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो ये बहुत ही हिंसावादी आदमी थे, गांधी जी को भी मानते थे। इनका ये मानना था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है पीस का आगे चल के। तो इनका ये मानना था कि हमें एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, लेकिन वो आंदोलन जो है वो पीसफुल होना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, सरकार के खिलाफ हमें धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन हमें ये आंदोलन पीसफुल रखना है, ये हमें अहिंसावादी रखना है। उसके बाद ये पार्क्स का जो आंदोलन था ये इस तरीके से चला गया कि मॉन्टेगरी इंप्रूवमेंट एसोसिएशन जो MIA था, जो इन पूरे ट्रांसपोर्टेशन को देखता था, उसका पूरा बस को बाइकआउट कर दिया गया। तो 381 दिन तक ये आंदोलन चला और फाइनली 14 नवंबर 1956 को सुप्रीम कोर्ट ने एक घोषणा करी, एक केस की सुनवाई में कहा कि बसों के अंदर या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो सेग्रीगेशन है, मतलब जो विभाजन है, जो बंटवारा कर रखा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और ये नहीं चलेगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, बसेस के अंदर आप सीटों का बंटवारा ब्लैक और व्हाइट के आधार पे नहीं कर सकते कि यहाँ व्हाइट बैठेंगे यहाँ ब्लैक बैठेंगे। तो पहली बड़ी जीत थी ये रोजा पार्क्स के समय पे। उसके बाद एक और चीज हुई, लिटिल रॉक 9 लिटिल रॉक। तो 9 कौन थे ये? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि 9 बच्चे थे, ब्लैक स्टूडेंट थे ये, जिनको लिटिल रॉक 9 कहा जाता है क्योंकि उस समय स्कूलों के अंदर भी ये व्हाइट्स की स्कूल है, ये ब्लैक्स की स्कूल है, ये सब चीज़ें चल रही थी। सेग्रीगेशन वहाँ पे भी चल रहा था पब्लिक स्कूलों के अंदर। तो ब्राउन वर्सेस बोर्ड एजुकेशन में 1954 में सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि स्कूलों के अंदर, पब्लिक स्कूलों के अंदर भी सेग्रीगेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सभी स्कूलें सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, ब्लैक और व्हाइट के लिए अलग अलग स्कूलों की बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चलेगी। तो सेंट्रल हाई स्कूल में अंदर जो है वो लिटिल रॉक के जो 9 बच्चे हैं ब्लैक पॉपुलेशन के, ये जाते हैं वहाँ पे, ये कहते हैं कि हमें एडमिशन लेना है, हमें तो इसी स्कूल में पढ़ना है, और वो स्कूल जो है वो व्हाइट लोगों की थी। तो 3 सितंबर 1957 की घटना है। ये सारे बच्चे जो स्कूल के गेट पे आ जाते हैं, इनको रोकने की कोशिश की जाती है अरक्सानन नेशनल गार्ड के द्वारा। किसके ऑर्डर पे? गवर्नर जो था उस समय फोर्बस का, ऑरवल फोर्बस जिसका नाम था, उसने इसको रोकने की कोशिश करी। कई सारा व्हाइट मॉब भी यहाँ पे आ गया जो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, थ्रेटन कर रहा था कि हमारे स्कूल के बच्चों के साथ, हमारे व्हाइट बच्चों के साथ ये ब्लैक पॉपुलेशन के बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये सब बातें वहाँ पे चल रही थी। लेकिन कपल ऑफ वीक
के एक संघर्ष के बाद इन बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिला मिला। लेकिन फिर भी एक डर था कि इन बच्चों की सेफ्टी का इशू था, इनके साथ कोई हिंसा ना हो जाए, इसलिए इनको एक बार फिर यहाँ से निकाल दिया। लेकिन उस समय आंस ओवर जो प्रेसिडेंट थे, ड्वाइट डी प्रेसिडेंट, उन्होंने इस चीज़ के बीच में इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि फेडरल ट्रूप्स को भेजो और हमें अपने अगर संवैधानिक मूल्यों को अगर लागू करवाना है, कानून को लागू करवाना है, तो हमें इन बच्चों को इस स्कूल के अंदर दाखिला करवाना पड़ेगा और चाहे उसके लिए हमें उनको प्रोटेक्शन ही क्यों ना देना पड़े। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन में हुई, स्कूलों में हो रही हैं, अब धीरे धीरे जो है ये आंदोलन जो है वो शेप ले रहा था। और शेप लेते लेते अब जो है अमेरिका के जो दबे कुचले ब्लैक लोग जो थे, जिनको पता था कि उनको एम्प्लॉयमेंट में बराबरी नहीं मिल रही है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी हो या चाहे उनको सभी जगहों पे उनके साथ सेग्रीगेशन हो रहा है, तो उन लोगों ने भी अब इस मुहिम में जुड़ना शुरू कर दिया और कहा कि चलिए अब हम कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद एक सिविल राइट एक्ट 1957 में भी आता है। इस सिविल राइट एक्ट में क्या होता है, देखिए अमेरिका के अंदर वोटिंग राइट मिल चुके थे 15वें संविधान संशोधन के अंदर, लेकिन अभी भी उन वोटर्स को आपको पता है कि वो एक टेस्ट पास करना पड़ता था, लिटरेसी टेस्ट पास करना पड़ता था, वोटिंग लिटरेसी टेस्ट पास करना पड़ता था, जो कि मुश्किल था, कंफ्यूजिंग था और वो ब्लैक लोग उसको पास नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए हाइंस ओवर के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया के तहत एक नया सिविल राइट एक्ट लेके आए और इसमें कहा कि देखिए अब जो कोई भी राज्य है, साउथ का, नॉर्थ का कोई भी राज्य जो है, वो वोटिंग सिस्टम के साथ कोई इसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा, वरना उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और वोटिंग को सिस्टम को सुधारने की इन्होंने एक मुहिम चलाई थी। हालांकि इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से एक मुहिम थी, ये एक बड़ी बात है। उसके बाद एक और मोमेंट होता है, एक और मोमेंट है फ्रीडम राइटर्स का। फ्रीडम राइटर कौन थे? फ्रीडम राइटर वो थे जो कि अमेरिका के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जिसके अंदर सेग्रीगेशन को इलीगल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको चेक करने के लिए इन्होंने एक यात्रा निकाली थी कि हम चेक करेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, बसों के अंदर सीटों का बंटवारा था, टर्मिनल्स का बंटवारा हो रखा था, ये अभी भी है कि नहीं है। तो इसमें 13 फ्रीडम राइडर थे शुरुआत में, जिसमें 7 ब्लैक और 6 व्हाइट एक्टिविस्ट थे। तो 4 मई 1961 को इन 13 राइडर्स ने एक तरह से ग्रे हाउंड बस से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी वाशिंगटन से, और साउथ की तरफ इनको जाना था और देखना चाह रहे थे कि सेग्रीगेशन होता है कि नहीं। तो सेग्रीगेशन था, भले ही वो कानूनी तौर पे इलीगल था, लेकिन फिर भी सेग्रीगेशन था। अलग अलग टर्मिनल बने हुए थे, यहाँ पे व्हाइट लोगों का टर्मिनल, यहाँ पे ब्लैक लोगों का टर्मिनल। तो ये लोग जो है यहाँ पे वर्जीनिया में जाके देखते हैं कि ये तो टर्मिनल में बंटवारा है, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की यहाँ पे इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सब चीजें हुई। उसके बाद इनके साथ क्या है, मारपीट हुई, यहाँ पे वायलेंस हुई ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में। इवन व्हाइट पुलिस ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ वायलेंस करी, इनको मारा पीटा, प्रोटेस्टर्स ने इनको मारा। लेकिन उसके बाद जो है ये फ्रीडम राइडर्स का जो आंदोलन है, ये मूवमेंट है, ये हवा पकड़ गया, आग पकड़ गया, क्योंकि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नए फ्रीडम राइडर्स आए और उन्होंने कहा कि हम भी यहीं पे आएंगे, हम भी इस व्हाइट टर्मिनल पर भी आएंगे, कोई रोक के दिखाए। तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर अपना वो करना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि वो प्रेशर में आ गया था। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, तो उन्होंने एक रेगुलेशन जारी किया कि किसी भी तरीके का जो सेग्रीगेशन है कहीं पे भी ट्रांजिशन टर्मिनल्स पे नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला है उसको खत्म करने के लिए रोजा जो पार्क्स और इन फ्रीडम राइडर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद जो है इन यहाँ तक भी चीजें पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि किस्तों में हो रही थी सब चीजें, एक साथ कुछ भी नहीं हो रहा था, एक साथ कोई बड़ा कानून नहीं बन रहा था, एक साथ चीजें हो नहीं रही थी। जब कोई बड़ा आंदोलन होता, सरकार बीच में इंटरवीन करके इसको चीजें कर देती, लेकिन सब नहीं हो रहा था। तो इसको इंश्योर करने के लिए जो सिविल राइट्स लीडर थे, जिसमें फिलिप रोडोल्फ हैं, बयान रुस्टिन हैं और मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज होकर एक प्लान बनाया कि अब हम फाइनली क्या करेंगे, मार्च करेंगे वॉशिंगटन की तरफ। मतलब संसद का जैसे हम घेराव करते हैं हमारे देश में भी जो चीजें होती है, उसी तरह से वॉशिंगटन की तरफ मार्च करने का मतलब राजधानी की तरफ कूच करके और राजधानी की तरफ जाके आंदोलन करना है। तो नॉन वायलेंट आंदोलन इनको करना था और वो आंदोलन इन्होंने किया। और तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोग जो है, सभी कम्युनिटी के, सभी रेस के, ब्लैक और व्हाइट्स, जो व्हाइट भी जो रैशनल लोग थे, वो आए और ये पीसफुल मार्च किया। इस मार्च के दौरान उन्होंने कहा कि हमें सिविल राइट्स हमारे इंश्योर करिए, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। उसी दौरान मार्टिन लूथर किंग ने अपना फेमस स्पीच दिया था, आई हैव ए ड्रीम। ये बहुत मशहूर स्पीच है इनका। इनकी कुछ लाइनें यहाँ पे मैं बताता हूँ, कभी मैं आपको पूरा स्पीच भी इनका पढ़ के सुनाऊंगा, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा गूगल पे जाके।
तो आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। इन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये देश इतना राइज करेगा और समझ जाएगा सच्चे मायनों में कि जिस सच के ऊपर हम खड़े हैं और जो चीज़ हमें जाननी चाहिए कि इन ईश्वर ने हमें जो बनाया है तो सभी को इक्वल बनाया है, सबको बराबर बनाया है। तो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही। और उसके बाद ये जो स्पीच है ये बहुत पॉपुलर हो गया, पूरे देश के लोग इस स्पीच के से ही जुड़ गए। और उसके बाद साल 1964 में एक और सिविल राइट एक्ट आता है प्रेसिडेंट जॉनसन के दौरान, जॉनसन के कार्यकाल के दौरान 1964 में ये कहा गया कि जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट की बात है वो सबको लॉ गारंटी देगा कि सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब लोग हर तरीके के एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबको बराबरी का जो ऑफर मिलेगा। कुछ भी किसी भी चीज़ में अगर जो भी जॉब निकलेगी वो सबके लिए खुली होगी। और उसके अलावा जो वोटर लिटरेसी टेस्ट है उसको भी लिमिटेड किया जाएगा, उसका बहुत ज़्यादा उसको उस तरह से नहीं रखा जाएगा जिस तरीके का करप्शन उसमें हो रहा है, वो चीज़ें चेंज की जाएंगी। फेडरल अथॉरिटी को ये इंश्योर करना चाहिए कि पब्लिक अथॉरिटी के पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन ना हो। तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन फिर चीज़ें और कभी अच्छी हो रही थी तो कभी ख़राब हो रही थी। एक चीज़ कब हुई कि जेमी ली जैक्सन नाम के एक व्यक्ति थे जिनका जो ब्लैक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, इनके साथ ऐसी घटना होती है जैसे कि कुछ समय पहले जॉर्ज लॉयड के साथ होती है। याद होगा आपको जॉर्ज लॉयड का केस, जो अमेरिका के अंदर जिनको एक पुलिस वाले ने मार दिया था, दम घोट के मार दिया था। 2020 में हुई ये घटना। तो उसी तरीके से पुलिस वालों ने क्या कर दिया था, एक पुलिस ऑफिसर ने इस सिविल राइट एक्टिविस्ट को मार दिया था, ली जैक्सन को। तो इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था, नॉन वायलेंट आंदोलन था ये, जिसमें 600 पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर जो थे वो मार्च कर रहे थे, मोंटोगमी मार्च कर रहे थे। यहाँ पे मोंटोगमी की तरफ एक ब्रिज है सेल्मा का, वहाँ पे ये एडमंड पेस्टिस ब्रिज जो है यहाँ पे इन्होंने ब्लॉकेड कर दिया था और पीसफुल थे। इन्होंने किसी तरीके का कोई आंदोलन में वायलेंस नहीं दिखाई थी। लेकिन अलाबामा का गवर्नर जॉर्ज सी वॉलेस, ये एक ऐसा आदमी था जो कि सेग्रीगेशन को पसंद नहीं करता था, वाइट सुप्रीमेसी को मानता था। इसने इन लोगों को चेताया कि सब घुटनों पे बैठ जाओ वरना तुम्हारे खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई करवाने के नाम पे उसने पुलिस वालों को लाठीचार्ज का वो दे दिया आदेश, और लाठीचार्ज में कई प्रोटेस्टर्स जो है उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया, और बहुत सारे जो दर्जनों की संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अब इस चीज़ को ही, ये जो घटना है ये संडे के दिन हुई, इसलिए इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। अब कई सारे एक्टिविस्ट जो थे वो यहाँ पे गुस्सा थे, उनको बहुत एंगर था इस चीज़ का कि उनके साथ इस तरीके का ट्रीट किया गया। तो उन्होंने कहा कि हम भी रिटेलिएट करते हैं वायलेंस के जरिए, हम भी इनको सबक सिखाते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये कहा कि नहीं, हमें नॉन वायलेंस के रास्ते चलना है, हमें प्रोटेस्ट सिर्फ नॉन वायलेंट करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। और इस वजह से आगे भी ये आंदोलन जो है वो नॉन वायलेंट ही रहा, पीसफुली रहा। तो ये इनका कद था कि लोग इनकी बात इतना मानते थे, इतना स्वीकार करते थे, और उसके बाद भी इन्होंने उनके अधिकार इनको इंश्योर करवाए, इनके ऊपर लोगों को भरोसा भी था। उसके बाद 1965 में वोटिंग राइट एक्ट आया, और इसके अंदर इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का जो टेस्ट है, वोटर लिटरेसी टेस्ट है, वो नहीं होगा। बेसिकली ये है कि व्हाइट लोगों को जिस तरह से अधिकार मिलता है वैसे ही ब्लैक को मिलेगा। सभी जो हैं ब्लैक और व्हाइट्स जो कि एक मिनिमम एज को पार कर चुके हैं, मेल पॉपुलेशन, वो सभी जो हैं वोट कर सकते हैं। तो ये हटा दिया गया। फेडरल एग्जामिनेशन जो है, जुडिक्सेशन वोटिंग के ऊपर सब चीज़ें जो है उनको रखा गया कि किस तरह से कहाँ पे कौन से राज्यों में किस तरह से चुनाव प्रक्रिया हो रही है और किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई थी साल 1965 के 6 अगस्त को। ये सिविल राइट्स एक्ट जो है इसको इंश्योर किया गया था प्रेसिडेंट जॉनसन के दौरान ही, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम है ये सब जगहों पे ही लागू हुआ, हर तरीके के चुनावों पे हुआ, चाहे लोकल चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो। लेकिन उसके बाद और चीज़ें मुहिम चलाई गई, क्योंकि जो वाइट सुप्रीमेसी वाले लोग थे जो कि इस आंदोलन के खिलाफ थे, वो भी अपनी तरफ से अपना काम आगे चला रहे थे और लोगों को टारगेट कर रहे थे। स्पेशली जो सिविल राइट लीडर थे उनको टारगेट कर रहे थे, जिसमें मालकम एक्स एक फॉर्मर नेशनल ऑफ इस्लाम लीडर थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफ्रो अमेरिकन यूनिटी के फाउंडर थे। इनको असैसिनेट किया गया 21 फरवरी 1965 को। ये बहुत फेमस लीडर थे इस आंदोलन के। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण लीडर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको भी असैसिनेट किया गया। इनकी होटल की बालकनी में इनको गोली मार दी गई, और इनको नोबेल प्राइज मिल चुका था। 4 अप्रैल 1968 को इनको गोली मार के इनको असैसिनेट किया गया। ये यहाँ पे
यहाँ पे इनको गोली मारी गई थी। बालकनी में खड़े थे अपने होटल की और यहाँ पे एक आदमी ने इनको आगे गोली मार दी। और ये इनकी बायोग्राफी में मैं आपको कवर करूंगा कि क्या कुछ हुआ उसके बाद। लेकिन उसके बाद क्या है कि बड़े स्तर पे दंगे फसाद हो गए देश में, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग बहुत बड़े नेता थे और उन नेताओं की इस तरह से हत्या करना, उसके बाद जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो गुस्सा हो गई और उसके बाद राइट्स हुए। राइट्स होने के बाद सरकार के ऊपर, जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर आ गया कि एक और सिविल राइट एक्ट हमें लाना पड़ेगा और सच में हमें बराबरी का दर्जा इनको देना पड़ेगा। तो फिर हाउसिंग एक्ट आया। फिर उसके बाद ये आखिरी एक्ट था सिविल राइट एक्ट का, ये 11 अप्रैल 1968 को ये एक्ट आया और इसमें ये कहा कि हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन भी अब नहीं होगा किसी भी जाति, धर्म या उसके जेंडर या उसके रंग के आधार पे, रेस के आधार पे नहीं होगा। तो हर जगह पे ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर, हाँ ये हाउसिंग बोर्ड बना दिए, एक हाउसिंग यहाँ पे बना दी, एक यहाँ पे हाउसिंग है, ये ब्लैक लोगों की हाउसिंग है, ये व्हाइट लोगों की है, नहीं। अब कोई भी कहीं पे भी रहना चाहता है वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि पहले ब्लैक लोगों की जो हाउसिंग थी, उनके जो सेक्शंस थे वो बहुत खराब स्थिति में थे और उनको उनकी मर्जी से रहने का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो ये भी अधिकार इनको मिला। तो सारे अधिकार एक के बाद एक मिले। क्या क्या मिला? हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, सेग्रीगेशन खत्म हो गया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे स्कूलों का हो, या फिर कहीं भी पब्लिक जगहों पे हो। एम्प्लॉयमेंट में भी, जॉब अपॉर्चुनिटी में भी, सभी जगहों पे इनको अपॉर्चुनिटी को दरवाजे खोल दिए गए। तो व्हाइट वोटर्स का जो सप्रेशन हो रहा था, वो सप्रेशन जो है इस सिविल राइट एक्ट के तहत जो है ऑफिशियली और लीगली जो है उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन लीगली खत्म करने के बाद भी आज भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साउथ के राज्यों में बहुत ज़्यादा रेसिज्म आपको देखने को मिलता है। रेसिज्म अभी भी वहाँ पे है, अभी भी चीज़ें वहाँ पे बहुत बार ऐसी बिगड़ती दिखती हैं और ब्लैक लोगों को कोई भी लूप होल ढूंढ के किसी भी तरीके से प्रेजुडिस करके उनको टारगेट किया जाता है, छोटे छोटे जुर्म के लिए उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें अमेरिका में अभी भी चलती हैं। लेकिन इस सिविल राइट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा गहरा असर तो हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। मेजॉरिटी पे तो पड़ता ही है और बाकी कुछ कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं सामाजिक स्तर पे, वो धीरे धीरे चेंज होंगी, होपफुली जल्दी हो। तो अगर चीज़ें अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। सक्सेस प्लस एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे आपको इन वीडियो से रिलेटेड PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सक्सेस प्लस एकेडमी की जो कोर्सेज अपलोड हो चुके हैं यहाँ पे, प्रीमियम कोर्सेज, इनको आप परचेस कर सकते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, ताकि आपको इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, इनसे रिलेटेड PDF और इनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलें, ताकि आप अपना आकलन भी कर सकें कि आपको वो चीज़ें कितनी आती हैं, कितना आपने समझ लिया है। तो सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।